देखिए बाबू, इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हम लोग पढ़े थे उसका क्या लक्षण होता है, क्या स्वभाव होता है। ठीक है, नेचर मतलब स्वभाव होता है। ठीक है, मतलब कब रूट्स सही में वास्तविक में निकल जाएगा, कब रूट्स निकलवे नहीं करेगा, और कब रूट्स जो है वो दोनों रूट्स इक्वल आवेगा, वही स्वभाव हम लोग जान रहे हैं। तो बाबू हम लोग जो पीछे पहला क्लास नोट जो किए बाबू, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का लिए थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी जो भी है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या। और इसका डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं वो भी पढ़े थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बाबू? हाँ। और हम लोग एंड रूट्स के बारे में पढ़ाई किए थे कि इसका जो रूट्स होता है वो अल्फा बराबर याद होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, एंड जो बीटा बराबर जो होता है ये माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बटा 2a, ये बाबू अल्फा है और वो आपका बीटा है। ओके बाबू? हाँ, ये अल्फा है और बीटा है, पहले से जानते हैं। देखिए हम आपको बताए हुए हैं बाबू कि रूट के अंदर अगर बाई चांस अगर नेगेटिव टर्म आ जाए, यहीं से तो हम इमेजिनरी रूट्स निकाले थे ओमेगा। हाँ ओमेगा बाबू, ओमेगा का स्क्वायर पिछले दिन, हाँ क्वेश्चन बताएं अच्छा से। हाँ, तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है मैथमेटिक्स में कहीं भी, तो आप उसका वैल्यू निकाल नहीं सकते, हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, माफी मांगना पड़ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आने से जो वैल्यू होता है, जो टर्म होता है वो इमेजिनरी काल्पनिक होता है बाबू, समझ रहे ना। हाँ, तो थोड़ा सा सोचिए रूट के अंदर कौन सा टर्म है बाबू, रूट के अंदर कौन सा टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है अगर ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, ठीक ना, तो 0 से बड़ा तो माइनस बी में कुछ वैल्यू जुटेगा और यहाँ माइनस बी में कुछ वैल्यू घटेगा, तो ये वैल्यू और वो वैल्यू दोनों अलग अलग आएगा कि दोनों सेम आवेगा। यहाँ माइनस बी में वो वैल्यू कुछ जुट रहा है और माइनस बी में वो घट रहा है, तो जुटने घटने से सेम चीज़ अगर किसी चीज़ में तो अलग अलग ना आवेगा। जैसे यहाँ माइनस बी में 10 जुटे और माइनस बी में वहाँ 10 घटे, तब वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये रूट्स और ये रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव रहने से ये और वो दोनों का दोनों जो रूट्स है वो रियल मतलब हकीकत में निकलेगा और दोनों का दोनों रूट्स डिफरेंट अलग अलग होगा। ओके, हाँ देखिए वही लिखते हैं, देखिए लिखेंगे 1 नंबर में, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है रूट के अंदर टर्म, उसी से रूट का लक्षण स्वभाव डिसाइड होगा, समझ रहे बाबू। हाँ, अगर ये जो है वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव अगर आ गया तो देन जो रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगा बाबू, इतना आर रियल होगा। रियल का मतलब वास्तविक, मतलब हकीकत में निकलेगा, रियल एंड डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों अल्फा अलग होगा और बीटा अलग अलग होगा, मतलब दोनों डिफरेंट होगा, दोनों हकीकत में निकलेगा, ये समझिए। और दूसरा नंबर में अगर बाई चांस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर गलती से खुदा न खास्ता अगर बाई चांस मेरा किस्मत खराब रहे और ये माइनस में आ जाए, यही तो ओमेगा वाला में हुआ था, रूट के अंदर -3 आ गया था जो ओमेगा का स्क्वायर लाए थे, याद होगा बाबू, उस पर क्वेश्चन भी कर दिए हैं। अगर ये गलती से अगर रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो उसके डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, यहाँ भी डी लिख सकते हैं आप, डी बराबर, और यहाँ भी डी बराबर अगर गलती से मेरा किस्मत खराब रहे और जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये गलती से नेगेटिव आ जाए तो क्या घटना घटेगा, जो घटना घटा तो बता दिए हैं। इसका जो रूट्स होगा वो काल्पनिक हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, बता दिए इसका, ठीक ना। हाँ, तो देन इसका जो रूट्स होगा इस सिचुएशन में, जिसका जो रूट्स होगा इसका जो इस सिचुएशन में देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा बाबू, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी होगा बाबू। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होता है, मतलब हम हकीकत में निकाल नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, रात में आंख बंद करके सपना में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, जो चीज़ मेरे पास हकीकत में नहीं रहता है तो आदमी कल्पना नहीं करता है, इमेजिन करता है। पहले के ज़माना में जैसे ऐसे वो जो बात कर रहे हैं, तो पहले के ज़माना में फ़ोन नहीं था, ठीक है, तो आदमी कल्पना करता था, ठीक है, कि वैसे अच्छा यहाँ पर ऐसा कुछ रहता था कि यहाँ हम हैं और दिल्ली में अपना बेटा बेटी से बतिया लें।
नहीं, कल्पना करता फिर धीरे धीरे वो चीज़ सही हुआ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कभी जब तक दुनिया रहेगा जब तक ये नहीं सही होगा, ठीक है। नहीं कि आज कल्पना कर रहे हैं फिर आगे वाला 50 साल बाद ये सही हो जाएगा, नहीं। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म को मैथमेटिकली अनडिफाइंड बोला गया है, इमेजिनरी बोला गया है, ओके, हाँ। और अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बाई चांस अगर 0 हो गया तब क्या होगा बाबू, थोड़ा सा सोच के बताइए तो। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है ये वाला, अगर ये 0 हो जाए तब क्या होगा बाबू? हाँ देखिए, अगर ये 0 हो जाएगा, रूट के अंदर बोलते हैं 0 का रूट तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू भी माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, और ये भी 0 का रूट तो 0 होता है तो माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए बाबू, 0 डिस्क्रिमिनेंट जो जिसको बोलते हैं वो विवेचक हिंदी में, अगर वो 0 आ जाए तो देन बोथ रूट्स आर इक्वल। 0 कैसे होगा, ये ना 0 हो रहा है, ये तो बचिए जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, वहाँ भी माइनस बी बाई 2 बच जाएगा। हाँ, तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो देन दोनों जो रूट्स होगा देन बोथ रूट्स आर बोल दी, गुनगुनाते रहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, बोथ रूट्स आर, कोई दिक्कत हो तो तुरंत टोक दीजिए। बोथ रूट्स आर रियल भी होगा, रियल माने हकीकत भी होगा, वास्तव में आ जाएगा, इमेजिनरी नहीं होगा, और रियल के साथ साथ बाबू एंड इक्वल होगा। एंड बोथ रूट्स आर कितना बराबर होगा बाबू? बोथ रूट्स आर, इस केस में जो दोनों रूट्स होगा वो माइनस बी बाई, ये भी 0 हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस बी बाई 2 है, वहाँ भी माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। तो यही आपको तीन ही तरह का बाबू नेचर शो होता है बाबू, कि रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म में रहने से रूट्स रियल और इक्वल, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म में रहने से बता दिए हैं। ओमेगा के बारे में इमेजिनरी रूट्स होता है, काल्पनिक रूट, और रूट के बारे में नेगेटिव, रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव रहता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है, और रूट के अंदर वाला टर्म बाबू 0 होता है तो उसका रूट्स बाबू इक्वल होता है, और उस केस में दोनों रूट्स किसके बराबर हो जाएगा बाबू? माइनस बी बाई 2 है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई भी दिक्कत रहे डिस्कस करना है। तो रूट्स का नेचर तीन ही तरह का होता है, या तो रूट्स रियल और अनइक्वल होता है, डिस्टिंक्ट उसी को बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न, या दोनों रूट्स रियल और बराबर होता है इक्वल, या तो फिर हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स जिसको बोलते हैं काल्पनिक रूट। तो कैसे पता चलता है? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पता चलता है जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना बाबू। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो बाबू थोड़ा सा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर एक्स का कोफिशिएंट होता है तो -3 है बाबू, और माइनस 4ac, सी के जगह पर बाबू 7 है बाबू, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 7 28, 28 में से 9 गया कितना बचे बाबू? -19। देखिए -19 नेगेटिव आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब इसका जब रूट्स निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, मानी इमेजिनरी रूट्स आवेगा, आयोटा के टर्म में आवेगा, काल्पनिक जिसको बोलते हैं, हकीकत में रूट्स नहीं आवेगा, ठीक ना। तो हाँ, तो इसका मतलब दियर फॉर रूट्स ऑफ एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। रूट्स निकालना नहीं था, खाली नेचर बताना था। खाली क्या बताना बाबू? नेचर, स्वभाव बताना था। तो इसका जो स्वभाव होगा, कैसा स्वभाव होगा बाबू? इमेजिनरी होगा, इसका रूट्स इमेजिनरी आवेगा। समझ रहे हैं बाबू? ऐसा आता है, बहुत आराम से निकाल लीजिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक रहेगा उसका नेचर पता करना क्वेश्चन होता है बाबू, उसमें पता करना होता है कि कब रूट्स उसका रैशनल होता है और कब रूट्स उसका इरेशनल होता है। बोली रैशनल और इरेशनल ये क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर रूट्स आपको रूट 2 आया, तो रूट 2 इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानते हैं ना? इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या होता है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और रैशनल का मतलब होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको ये पता करना रहता है बहुत जगह पर कि कब रूट्स उसका इरेशनल होगा और कब रूट्स उसका रैशनल होगा। जैसे 2 आया तो 2 रैशनल रूट है, p बटा q के रूप में है, और रूट 2 है, रूट 3 है, चाहे रूट 2 प्लस 4 आ गया तो रूट 2 प्लस 4 भी इरेशनल में रैशनल नंबर जुड़ता है, तभी इरेशनल नंबर होता है। तो हमको ये पता करना रहता है बहुत जगह पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रैशनल होगा, रैशनल मतलब परिमेय संख्या आवेगा, और कब उसका रूट्स जो है वो इरेशनल होगा, ये पता करना होता है। माने उसका रूट्स इमेजिनरी और इक्वल इस समय पता करना है, रियल रूट्स नहीं पता करना है। पता करना है कि कब उसका रूट्स रैशनल होगा और कब उसका रूट्स इरेशनल होगा। ठीक है बाबू? हाँ, तो ये बताने जा रहे हैं। देखिए p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल रूट्स का मतलब जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए ABC, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसा रहता है बाबू, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में ऐसा लेते हैं ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यहाँ पर ये थ्योरी तब अप्लाई होगा, तब लागू होगा, जितना भी नीचे लिख रहे हैं बाबू, ये थ्योरी तब अप्लाई होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म जो c है, ये तीनों का तीनों आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। ये तीनों का तीनों कैसा नंबर होना चाहिए बाबू? तीनों का तीनों रैशनल नंबर होना चाहिए।
तीनों का तीनों रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होना चाहिए, माने एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट जो है वो रैशनल होना चाहिए, माने √2 √3 से गुना नहीं रहना चाहिए, माने रैशनल रहेगा तब ये नीचे वाला थ्योरी लगेगा, देन मतलब तब, माने रैशनल रहेगा तब ये सब बात होगा जो लिख रहे हैं, तो ये ध्यान में थोड़ा रखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ ठीक है ना बाबू, हाँ रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है जैसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, इन्हें कि यहाँ √2x² है, तो क्या x² का जो कोफिशिएंट है √2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल पकड़ लेते हैं ना आगे, हाँ, तो यहाँ ये थ्योरी तब अप्लाई होगा जो भी नीचे लिख रहे हैं, जब ABC जो है वो रैशनल नंबर रहना चाहिए तब लागू होगा। देखिए तो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, रोमन में 1, कि अगर डिस्क्रिमिनांट जो है D > 0 आया, लेकिन जो D है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया बाबू? परफेक्ट स्क्वायर। बोली सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखे? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ समझा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए अगर डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका जो इस सिचुएशन में जो रूट्स होगा वो उसका रूट्स जो होगा वो रैशनल रूट्स आवेगा, उसका रूट्स रैशनल आवेगा। रैशनल का मतलब जो रूट्स आवेगा उसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक ना, हाँ P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माने √3 √5 इस समय नहीं आवेगा, ठीक है बाबू, हाँ बता रहे हैं तुरंत। बोली सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट जो बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनांट तो > 0 हम समझ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब समझा रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब देखिए आगे नीचे समझाएं देते तभी ऊपर थ्योरी बोलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है रैशनल नंबर का स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर को आप रैशनल नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो जो नंबर होगा, मतलब वो जो वैल्यू होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। बोली कैसे सर? जैसे सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं डिस्क्रिमिनांट आप निकाले, कहीं पर भी निकाले कोई क्वेश्चन का, और डिस्क्रिमिनांट आपको 25 आ गया, सपोज करते हैं, तो 25 > 0 है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन 25 को आप होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए, टाइम पर है वो क्रिस, 25 को आप होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए, 25 को होल स्क्वायर में। कल चुनाव भी तो घोषणा भी अथी हुआ ना, रिजल्ट आया है, हाँ, तो बहुत सारा लड़का लगता ना उसका कोई पार्टी पर वो जीता होगा, ठीक है, तो कारण सुतल उतल होगा पार्टी उटी बना के नहीं। देखिए 25 आ गया, तो 25 को होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए, तो 25 को होल स्क्वायर के टर्म में कोई कैसे लिख सकता है? 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म में लिखना है। आप देखिए जिसको स्क्वायर के टर्म में जिस नंबर को लिख रहे हैं वो नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है इरेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? 5 जो है 5 का मतलब 5/1, तो 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को ही आप पढ़े होंगे अंडर 10th में रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है होल स्क्वायर, इरेशनल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं? देखिए इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और उसका होल स्क्वायर है, ये रैशनल नंबर है। देखिए गोल घेर के लिख देते हैं, ये आपको रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये सही में परफेक्ट स्क्वायर है। रैशनल नंबर का होल स्क्वायर के टर्म में जो भी वैल्यू आवेगा दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बोलेंगे बाबू? परफेक्ट स्क्वायर बोले, मैं इतना बराबर ये परफेक्ट स्क्वायर है। घबराइएगा नहीं, सब बोलेंगे हम, आप एक्सपीरियंस टीचर जगह जाते हैं, सब उसको पता रहता है कैसे कैसे कितना बोलना है, ठीक है, खाली घबराना आपको नहीं है, सुनते रहिएगा। परफेक्ट स्क्वायर हुआ, रैशनल नंबर का होल स्क्वायर को बहु परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। मतलब इस केस में अगर डिस्क्रिमिनांट जो आया उसको हम रैशनल नंबर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माने ये परफेक्ट स्क्वायर आया, और कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उस केस में जो उसका जो रूट्स आवेगा वो रैशनल रूट्स आवेगा। रैशनल का मतलब 5 आवेगा, 5/2 आवेगा, 3/2 माने रूट में नहीं आवेगा, √3 √11 √13 ये सब नहीं आवेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखिए जैसे सपोज करते हैं एक और एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनांट कहीं पर आप निकाले, डिस्क्रिमिनांट किसी क्वाड्रेटी का 7 आ गया, 7, तो जो डिस्क्रिमिनांट आया है उसको आपको होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है कि ये जो नंबर आया है 7 डिस्क्रिमिनांट, उसको आप होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए। तो 7 को होल स्क्वायर के टर्म में कैसे कोई लिखेगा? होल स्क्वायर के टर्म में होल स्क्वायर के टर्म में लिखेगा तो इसको √7 का होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा 7 को। अब √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, तो क्या √7 जो है क्या वो रैशनल का स्क्वायर है? रैशनल नंबर का होल स्क्वायर है? क्या √7 रैशनल नंबर है? परिमेय संख्या है? वो तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब ये जो है वैल्यू ये रैशनल का स्क्वायर नहीं है। क्या इरेशनल नंबर का स्क्वायर है? नहीं, नॉट रैशनल का स्क्वायर, ये जो है वो रैशनल का स्क्वायर नहीं है। तो रैशनल का स्क्वायर नहीं है तो ये जो दिख रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाने के लिए रैशनल नंबर का होल स्क्वायर होना चाहिए। रैशनल नंबर का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो होल स्क्वायर है लेकिन रैशनल नंबर का होल स्क्वायर के टर्म में नहीं आ रहा है। 7 को कोई रैशनल नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है। 7 को हर हाल में √7 का स्क्वायर लिखेगा और √7 तो इरेशनल नंबर होता है। बोल रहे हैं बहु पकड़ में आ रहा भाषा? चलिए, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है?
नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है बाबू आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, रुक जाइएगा। तो अगर आपको कहीं भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर माने रैशनल नंबर का होल स्क्वायर, उसको लिखा जा सके रैशनल नंबर का होल स्क्वायर, तो उस केस में जो उसका रूट्स आवेगा वो रैशनल रूट्स आवेगा। रैशनल मतलब परिमेय संख्या में रूट्स आवेगा, मूल। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहां भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं आएगा समझे, जब रैशनल नंबर का होल स्क्वायर नहीं होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है बाबू। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो उसका जो रूट्स आवेगा, उस सिचुएशन में जो रूट्स आवेगा वहां पर उस सिचुएशन में जो रूट्स आवेगा, रूट्स आर इरेशनल। तो रूट्स रैशनल कब होगा, एक लाइन और बोल देते हैं फिर से, रूट्स रैशनल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया और जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो रैशनल नंबर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या का होल स्क्वायर। जैसे 25 आवेगा तो 25 को नोट और 25 का 5 का स्क्वायर से 36 आवेगा, तो 36 को 6 का स्क्वायर, लेकिन उसका कहीं पर आ गया डिस्क्रिमिनेंट 15, तो 15 को क्या लिखेगा, 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर, तो रूट 15 तो इरेशनल नंबर होता है ना बाबू। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उस सिचुएशन में उसका रूट्स रैशनल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसका जो रूट्स आवेगा, जो मूल आवेगा वो इरेशनल रूट्स आवेगा। इरेशनल रूट्स का मतलब रूट में आवेगा, माने बटा माने रूट 5, रूट 2 + 3, रूट 5 + 4 ऐसे आवेगा इरेशनल रूट्स। समझ पा रहे हैं। देखिए इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं, घबराइएगा नहीं। लेकिन ये थ्योरी कब लागू होगा, ये थ्योरी कब अप्लाई होगा, डी तो ग्रेटर देन 0 होवे करेगा, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ABC रैशनल नंबर होना चाहिए, तब ये थ्योरी लगेगा। ठीक ना, अगर ये नहीं होगा तो ये थ्योरी नहीं लगेगा। देखिए जैसे आपको हम यहाँ पर असाइनमेंट का एक क्वेश्चन बताते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द -1 = 0। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac, तो b के जगह पर कितना है -2√3 b² और -4ac, कितना है -1 है ना बाबू, ये c बाबू। हाँ, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12, और 12 -4 12 4 16, तो 16 तो ग्रेटर देन 0 है, नो डाउट 16 तो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन देखिए 16 को कोई बच्चा 4 का स्क्वायर लिख सकता है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 तो रैशनल नंबर है, 4 आपका रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है, तो 4 रैशनल का स्क्वायर है, तो रैशनल का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना बराबर आपका परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन कोई बच्चा पहला ही ऑप्शन में रहेगा आपको उलझाने के लिए, अरे बच्चा सोचेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी आ गया है और डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, रैशनल का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन में रहेगा रूट्स आर रैशनल, सीना, और दूसरा में रहेगा रूट्स आर इरेशनल, और सी में रहेगा कुछ और इमेजनरी तो होगा नहीं, कहा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया है, और डी में रहेगा नन। तो बच्चा स्पीड में रहता है, दिमाग कम रहता है, ठीक ना, हाँ उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो देखिएगा सर बताए थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 डी बराबर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, रूट्स आर रैशनल सर बताए थे। लेकिन सर इसके साथ साथ ये भी बताए थे कि x² और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर x² का कोफिशिएंट तो ठीक है रैशनल है, क्या है x का जो कोफिशिएंट है क्या 2√3, क्या 2√3 रैशनल नंबर है, नहीं 2√3 रैशनल नंबर नहीं है। अगर 2√3 अगर रैशनल नंबर होता तो नो डाउट ये कंडीशन के थ्रू हम रूट्स को रैशनल बोलते। तो बोली तो फिर सर इसका रूट्स क्या होगा, रैशनल तो नहीं होगा, रूट्स रैशनल नहीं होगा। इसको देखिए लिखेंगे है यार, घबराइएगा नहीं, यही सीखने के लिए आप आए हैं बाबू। देखिए खाली एक दिन मेहनत कीजिए, ठीक है, घबराना नहीं है। एक टारगेट सेट करके रखिए कि होली तक हमको पढ़ना है। होली कब है, कोई देखे हैं क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा मार्च में होगा। होली तक हमको पढ़ना पूरा 11th का सिलेबस, ठीक है ना। हाँ 11th का सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच रहा होगा, कॉम्प्लेक्स में बच रहा है, और एक छोटा चैप्टर बाइनोमियल है। देखिए हेयर लिखेंगे, हेयर x² का जो कोफिशिएंट है a, लेकिन जो b के जगह पर जो -2√3 है ये नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है बाबू, नहीं, तो रैशनल नंबर नहीं, तो इसका मतलब देयरफॉर रूट्स आर नॉट इक्वल टू रैशनल। इसका जो रूट्स होगा वो रैशनल नहीं होगा। रूट्स रैशनल कब होता, जब यहाँ जो b का जो कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट सब रैशनल नंबर आता और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर है,
है, लेकिन इसका उसके बावजूद भी इसका रूट्स रैशनल नहीं होगा। बोली सर तो फिर रूट्स क्या होगा? देखिए रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स निकालिए। देखिए रूट्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी। तब माइनस बी के जब पहले ही से माइनस है, तब पहले से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बटा 2 × a1। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बाबू 16 ना है बाबू। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा बाबू? 4। तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और बटा 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा। तो यहाँ से √3 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। देखिए √3 प्लस माइनस 2 कॉमन निकल के कट गया। तो इसका रूट्स आ रहा है, हम जब निकाले इसका रूट्स तो √3 प्लस 2 आ रहा है और अगर √3 माइनस 2 आ रहा है। आपसे अगर कोई पूछ दे थोड़ा देर के लिए कि अच्छा बाबू तू बताओ कि √3 प्लस जो 2 आ रहा है ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ने के बावजूद भी जो नंबर आता है वो इरैशनल होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जो रूट्स आ रहा है वो इरैशनल आ रहा है कि रैशनल आ रहा है? इरैशनल है। इतना बराबर इरैशनल रूट्स आ रहा है। तो बहुत सा बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया सर, फिर भी इसका रूट्स रैशनल क्यों नहीं आया, इरैशनल क्यों आ रहा है? तो कोई बच्चा हमको जवाब दे सकते हैं कि इसका रूट्स इरैशनल क्यों आ रहा है? हाँ, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट वो रैशनल नंबर नहीं था। अगर एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर रहता और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर जो आ रहा वो अगर आता तो 100% गारंटी इसका जो रूट्स होता वो रैशनल रूट्स होता। लेकिन इसका रूट्स इरैशनल क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर खाली नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ ए बी सी का जो टर्म है एक्स स्क्वायर वहाँ वो रैशनल नंबर होना चाहिए। रूट इस समय नहीं रहना चाहिए कोफिशिएंट। पकड़ रहे बाबू? चलिए, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये बाबू p प्लस आई रूट क्यू, तो देन अदर रूट विल बी p माइनस आई रूट क्यू बता रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है तुरंत बता रहे हैं। इसको प्रूव भी किया एच कंजुगेट पेयर के रूप में। बोली सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ही तुरंत सामने हम जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए ये रैशनल रूट्स है कि इरैशनल रूट्स है? ये वाला जो अभी आया इरैशनल रूट्स है। तो ए को देखिए पहला रूट्स निकालेंगे तो √3 + 2 लिखेंगे। अब अगला रूट्स उसी का कंजुगेट माने यहाँ √3 - 2। हर बार ऐसा होता है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ बाई चांस गलती से आ गया होगा, ठीक है ना? नहीं, जो इरैशनल रूट्स किसी का भी कहीं भी होगा तो हमेशा कंजुगेट में होगा। कंजुगेट मतलब प्लस माइनस का खाली अंतर होगा। एक रहेगा √3 + 2, तो एक और यहाँ पर क्या दिख रहा है? √3 - 2। √5 + 3 रहेगा तो अगला हर हाल में अगर इरैशनल रूट्स अगर हो गया तो हर हाल में √5 - 3 रहेगा। ऑलवेज इरैशनल रूट्स भी ऑलवेज कंजुगेट में होता है। और एक और आपको जो इमेजिनरी रूट्स होता है, इमेजिनरी रूट्स माने जो आयोटा के टर्म में रहता है, जो आयोटा के टर्म में रहता है वो भी ऑलवेज कंजुगेट में होता है। कंजुगेट का मतलब खाली प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। बोलिए कैसे सर? देखिए जैसे हम आपको पीछे बताए थे बाबू एक इमेजिनरी रूट्स ओमेगा के बारे में बताए थे। ओमेगा का वैल्यू कोई बच्चा याद करके बता सकते हैं? क्या बताए थे? ओमेगा -1 + आई √3 बटा 2 ये ओमेगा था। तो अगला ये इमेजिनरी रूट्स है कि रियल रूट्स है? इमेजिनरी रूट्स है। इसके कारण से पता चल रहा, आई के कारण से, आयोटा के कारण से पता चल रहा है। तो ये इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स अगला एक और जो था वो कितना था? अगला एक और इमेजिनरी रूट्स कितना था? -1। इसी का प्लस खाली छोड़ा करके इसी का कंजुगेट का मतलब हाँ माइनस लगा के आई √3/2 था। तो ये देखिए ये इमेजिनरी रूट्स है और ये भी कंजुगेट में आया था कि नहीं? ये खाली प्लस था तो उसी में माइनस लगा होता। सपोज करते हैं कहीं पर इमेजिनरी रूट्स 4 + 3i आया। बोली सर इमेजिनरी रूट्स पकड़ेंगे कैसे? वही आयोटा देख के पकड़ेंगे, आई से पकड़ेंगे। अगर किसी भी रूट्स निकालने में अगर आयोटा आई दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो जो रूट्स है बाबू वो इमेजिनरी रूट्स आया। अगर कहीं पर एक रूट्स अगर 4 + 3i दिया हुआ है तो अगला 100% गारंटी एकदम चैलेंज ठोक के बोलेंगे ये इमेजिनरी रूट्स है। चैलेंज ठोक के बोलेंगे कि अगला जो रूट्स होगा वो 4 - 3i होगा। माने ये जो है दिख रहा उसी का कंजुगेट होगा एकदम हर हाल में। इसका प्रूफ भी है, असाइनमेंट में दिया, उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसका कोई आवश्यकता नहीं, टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा। असाइनमेंट जो मिलेगा उसमें है, मिल जाएगा असाइनमेंट। पिछले दिन को पेज थोड़ा गड़बड़ा गया था इसीलिए असाइनमेंट नहीं मैंने आज हो पाया है अभी। देखिए सॉरी। तो वही बात बाबू लिखे बाबू कि इरैशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर। माने एक रूट्स अगर किसी का p + √q है
तो अगला एकदम चैलेंज ठोक के बोलेंगे, छाती पर ठोक के बोलेंगे कि अगला जो रूट्स होगा वो p माइनस रूट क्यू होगा। ये इरेशनल रूट जो होता है वो ऑलवेज कंजुगेट में होता है, ऑलवेज, हमेशा, एक आध बार रेयर केस में ना, याद रखिएगा। हाँ, और उसी तरह से इमेजिनरी रूट्स जो आयोटा का टर्म होता है, इमेजिनरी रूट्स को कम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर दोनों एक ही, यही चैप्टर पढ़ना है इसके बाद में, क्वाड्रेटिक के बाद। कम्प्लेक्स रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज कंजुगेट पेयर। मानो जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो भी क्या होता है बाबू, कंजुगेट पेयर में होता है। माने एक रूट अगर किसी का p प्लस आई क्यू है तो अगला 100% गारंटी इसी का कंजुगेट होगा, p माइनस आई क्यू। याद रखिएगा, इसको नोट कर लिए थे। हाँ, तो थोड़ा सा इस पर एक हम नमूना पेश करते हैं, 2 नमूना पेश करेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, खाली थ्योरी अच्छा से मान में रखिएगा। कहीं 2 प्लस रूट, ये फर्स्ट रूट अल्फा बराबर यहाँ है बाबू, अल्फा है आपको 2 रूट 3। अगला कैसे बीटा निकाले, थ्योरी का यूज करके, समझ में आ गया ना। तो ये सब यूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना। हाँ, इससे पॉइंट, छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही सब पॉइंट से घुसा क्वेश्चन देता है, जिसका मतलब नहीं समझ। अब खाली रूट निकालने की देगा तो कौन निकाल लेगा। सम ऑफ रूट्स किसको नहीं आता, तो 10 क्लास से जानता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसको नहीं आता है। और तीसरा नोट्स में पूरा ग्राफ बताएंगे, क्वाड्रेटिक का फिगर 6 गो होता है, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो इसका एंड सेकेंड रूट इसका कितना है बाबू, सेकेंड रूट सारे बच्चे समझ गए कैसे आया। नहीं समझिएगा बोल्ड आवाज में एकदम पूछिए, एकदम ये सब बोलते रहते हैं, यहाँ नहीं पूछते हैं, ऑफिस में आके पूछिए। देखिए, अब दोनों रूट्स पता चल गया। तो पहला हम लोग जो नोट्स पढ़े थे, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स पता रहने पर क्या पढ़े थे, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0 पढ़े थे। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, थोड़ा गुनगुनाइएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, अब इतना इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्लस बाबू प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब 2 प्लस रूट 3 और ये बाबू 2 माइनस रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर और 2 और 2 माइनस 4x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 एक लिख दें, 1 बराबर 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। खाली बस मतलब आगे क्या होता है आगे बताते हैं बाबू। कॉमन का मतलब दो कि दोनों में जब है हर एक जगह रहता है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं 5 का कॉइन है और 10 का कॉइन है, 5 का सिक्का है और 10 का सिक्का है। और किसी दूसरे आप लोग के पास, कोई बच्चा के पास 5 का सिक्का है और 2 का सिक्का है, तो 5 का सिक्का क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब दोनों जगह, हर एक जगह हो गया, है ना बाबू। जो हर एक के पास होता है वही कॉमन होता है। तो जैसे देखिए मान लेते हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आया वो 4 3 आया और दूसरा क्वाड्रेटिक का रूट्स आया 4 5 आया। तो देखिए 4 क्या है बाबू, देखिए तो 4 कॉमन रूट्स है। तो यहाँ एक ही रूट्स कॉमन है, 4 एक ही रूट से कॉमन है कि दोनों कॉमन है, एक खाली 4 जो है वो सिंगल एक रूट कॉमन हो रहा है। कॉमन मतलब दोनों में सेम आ जा रहा है, ठीक है। हाँ, और बहुत जगह ऐसा होगा कि पहला इक्वेशन का भी रूट 4 3 आ जाए और दूसरा इक्वेशन का भी 4 3 आ जाए। तो यहाँ दोनों का दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है, दोनों का दोनों सेम है, माने कॉमन है। तो हम लोग को अभी पहला केस में जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट, मतलब माने एक रूट कॉमन होने के लिए क्या शर्त है, एक रूट माने क्या कंडीशन होगा, क्या शर्त होगा कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक जो रूट होगा वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब अगर 4 पहला इक्वेशन का रूट है तो 4 जो है वो अगला इक्वेशन का भी रूट हो जाए, मगर बाकी एक का वो डिफरेंट हो जाए, खाली एक रूट समान हो जाए दोनों में। समझ रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन, माने कॉमन रूट्स होने का क्या शर्त है। तो सबसे पहला हम लोग कितना कै गो रूट्स कॉमन होने का कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, 1 रूट कॉमन होने का। फिर दोनों का भी पढ़ना है लेकिन आगे 1 रूट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या दोनों रूट वाला कंसेप्ट आसान होता है इसलिए वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सपोज करते हैं बाबू, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ऐसा लेते हैं बाबू, ये ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0, और एक और बाबू लेते हैं ये a1x का स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। बोले सर दो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा लिए, तो 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तब ना फिर पता चलेगा कि दोनों में कॉमन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसका रूट तो सिंगल एक को रह जाएगा। माने इसका रूट सपोज करते हैं 4 3, तो एक और दे रहेगा तब ना उसका कुछ रूट्स निकलेगा, तब देखेंगे कि एक रूट कॉमन है। तो एक रूट कॉमन होने के लिए क्या इक्वेशन होना चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए। समझ रहे बाबू, जैसे इसका रूट 4 5 आवेगा और उसका रूट आवेगा 4 10, तो 2 इक्वेशन रहेगा तब ना इसका रूट देखेंगे 4 10, फिर उसका रूट देखेंगे 4 3, तो देखेंगे 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसीलिए 2 इक्वेशन यहाँ पर होना चाहिए, इसीलिए 2 इक्वेशन लिए हैं। पहला इक्वेशन ले लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगला जो इक्वेशन ले लिए हैं बाबू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c ले लिए हैं। कोई दिक्कत बाबू नहीं।
ठीक है, चलिए और इसका हम लोग सपोज करते हैं लेट अल्फा इज ए कॉमन रूट। अल्फा सपोज करते हैं कि अल्फा क्या है बाबू, अल्फा आपका कॉमन रूट है। अल्फा कॉमन रूट है, इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा कॉमन रूट है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा इसको भी मजा देगा और अल्फा उसको भी। जब अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा पहला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दूसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए, तो सपोज कर रहे हैं कि लेट अल्फा कॉमन रूट है, तो इसका मतलब दियर फॉर अल्फा पहला इक्वेशन को भी मजा देगा। मजा देना मतलब सेटिस्फाई करना। कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं, भुला गए हैं थोड़ा सा हम। सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं, एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करके आओ, कैसे सेटिस्फाई करवाएं, तो एक्स के जगह पर पुट कीजिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 0, ये पहला इक्वेशन इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करवाने के बाद। ऑल्सो अल्फा कॉमन रूट है तो अगला को भी सेटिस्फाई करेगा बाबू। हाँ कोई दिक्कत हुआ तुरंत पूछ लीजिएगा। तो अल्फा अगला को भी सेटिस्फाई करेगा, तो a1 अल्फा का स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। कोई तकलीफ है क्या बाबू, नहीं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन निकालना, देखिए क्या करेंगे। शायद बाबू आपको हम 9th और 10th का किताब तो हम बहुत दिन से देखे नहीं बाबू, लेकिन शायद 9th में या 10th में हम बता नहीं सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी रहता है हिंदी में, जो पढ़े होंगे ब्रज गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो उसी का बाबू यूज अभी करेंगे। जो बच्चे भूल गए होंगे थोड़ा सा भी देख लेंगे, आसान चीज़ है। ठीक, कैसे होता है देखिए, लिखेंगे बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, घबराइएगा नहीं, हम पूरा यहाँ समझा देंगे। बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बताते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये पहला वाला टर्म देखिए अल्फा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन में दोनों समान है, तो यहाँ अल्फा का स्क्वायर कॉमन हो गया। ओके, अब बट्टा, अब जब ये पहला टर्म ले रहे हैं ना तो इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं हाथ से, और हाथ से ढक करके और इसका अल्फा का कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट ऐसे करके क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तब बी में ऐसे हरा कलर से कर देते हैं। ये अंडर 10 पढ़ना है, ठीक ना। देखिए ऐसे करके ई वाला इसमें गुना करेंगे और ई वाला ऐसे गुना होता है माइनस करके, वही क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना होता है। क्रॉस देखिए ऐसे कर, क्रॉस काटल है कि नहीं है, तो ई ढक देंगे b1 c1, अति सॉरी b c1, ये अंडर 10 पढ़ना है। हाँ देखिए, तो यहाँ से b c1 माइनस होता है और फिर यहाँ c b1 हो जाएगा। कैसे आज समझ में आया, देखिए यहाँ इंडिकेट भी कर दिए हैं। अल्फा का स्क्वायर वाला ढक दीजिए और यहाँ पर अल्फा से जो कोफिशिएंट है b और यहाँ कांस्टेंट टर्म c1, अब ऐसे फिर होता है माइनस करके b1c होता है, वही लिखे हैं, ये c b1 चाहे b1c। अब इतना बराबर प्लस के बाद साइन माइनस होता है, तो माइनस अल्फा बटा फिर अभी अल्फा वाला को ढक देंगे ऐसे करके, अल्फा वाला टर्म को भी ढक देंगे, अब अल्फा वाला टर्म ढक करके इसको ढक करके ऐसे यहाँ ऐसे तिरछा ऐसे लगाते हैं ऐसे, और फिर ई वाला ऐसे लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ a c1 ये ढक देंगे। तो पिंक वाला देखिए ना, वो पिंक वाला, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या लिखे बाबू, a c1 माइनस a1c चाहे ca1, गुना आगे पीछे नहीं होता, कोई दिक्कत बाबू नहीं। और ये कांस्टेंट टर्म फिर 1 देते हैं, 1 अब फिर कांस्टेंट c वाला को ढक देते हैं, कांस्टेंट वाला को, तो कांस्टेंट वाला को ढक देंगे तो इसका कोफिशिएंट a b1 होगा। हाँ, तो यहाँ से बाबू आपको हो जाएगा a b1 माइनस यहाँ पर बाबू b a1 हो जाएगा। ऐसा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज। बोले इससे क्या कीजिएगा, बताते हैं क्या करेंगे, घबराइएगा नहीं, इसी से कंडीशन आता है। ये दोनों इक्वेशन कैसे आए थे समझ में आया ना, अल्फा को सेटिस्फाई करवा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रजगुणन विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे CBSE मैंने अथी हिंदी मीडियम में, वो ब्रजगुणन विधि पढ़े होंगे, और CBSE से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इससे थोड़ा बाबू माइनस कॉमन निकाल के और ये माइनस को काट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, माइनस कॉमन निकालेंगे नीचे से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से, हाँ तो यहाँ से ये वाला लिखिए थोड़ा एक लाइन, अल्फा का स्क्वायर b c1 माइनस c b1 बराबर माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये आगे लिखा जाएगा a1c और माइनस a c1, माइनस माइनस ये ऐसे कट जाएगा बाबू, और इतना बराबर बाबू इतना बराबर हो जाएगा 1 बट्टा a b1 माइनस b a1 हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें 3 इक्वेशन है बाबू, तो फ्रॉम इससे निकालिए, इसको 1 मान लीजिए पहला, और इसको सेकेंड बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा से लेकर चलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से, तीनों बराबर है, तो एक बार पहला दूसरा को लेंगे, एक बार दूसरा तीसरा, चाहे पहला तीसरा को लेंगे,
बारी बारी से बराबर करते हैं। देखिए ऐसे बाबू, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से 1 और 2 को लेके चलेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर बटा B7 तीनों तो बराबर है, और माइनस CB1 बराबर अल्फ़ा बटा A1C और माइनस AC1। यहाँ से कोई क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा निकालना है तो भागा में जाके गुना हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा BC1 माइनस CB1 बटा A1C माइनस AC1, इसको कैपिटल ए मान लीजिए। कैसे अल्फ़ा आया, समझ में आया? चलिए फ्रॉम 2 3 से ई वाला ई बराबर करेंगे तो भागा में यहाँ के गुना हो जाएगा, तो अल्फ़ा भी यहाँ से भी निकलेगा। हाँ, तो फ्रॉम 2 3 से, तीनों बराबर है बाबू, तीनों बराबर है। देखिए तो फ्रॉम 2 और 3 से, तो फ्रॉम 2 and 3 से अल्फ़ा डायरेक्ट लिखते हैं, तो भागा में है, यहाँ गुना चढ़ा दीजिए, तो गुना चढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा A1C और माइनस AC1 बटा नहीं समझ रहे हैं, ये वाला यहाँ आ गया, भागा लग गया तो भागा था गुना हो गया, और यहाँ AB1 और माइनस BA1, इसको कैपिटल B मान लीजिए। देखिए फ्रॉम कैपिटल ए और बी से इहू अल्फे है और इहू अल्फे है, तो दोनों दो चीज़ दोनों सेम चीज़ है, ये भी अल्फे है ये भी अल्फे है, तो दोनों सेम चीज़ है ना, तो फ्रॉम कैपिटल ए और बी से दोनों बराबर होगा। हाँ, फ्रॉम कैपिटल ए और बी से देखिए, तो फ्रॉम कैपिटल ए एंड बी से दोनों बराबर होगा बाबू, तो यहाँ BC1 और माइनस CB1 बटा A1C और माइनस AC1 बराबर A1C और माइनस AC1 बटा AB1 माइनस BA1, ऐसा होगा। ओके बाबू, देखिए ठीक है बाबू, देखिए ये A1C माइनस AC1, यहाँ भी A1C माइनस AC1 है, तो जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर से, तो A1C माइनस AC1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग। तो यहाँ से आपका आ जाएगा A1C माइनस AC1 का होल स्क्वायर, और ये वाला गुना होगा दोनों, तो ये गुना होगा तो यहाँ AB1 माइनस BA1 और इंटू ई वाला, हाँ BC1 और माइनस CB1, यही बाबू कंडीशन आ गया। बोलिए ऐसे याद रहेगा यार, क्या आप लिख दिए? ठीक है, बताते हैं कैसे, हमको भी याद नहीं है, हम तो ला के बताए, हमको पूछिएगा तो नहीं याद है। ठीक है, देखिए तो बोलिए सर तो नहीं याद है, फिर क्वेश्चन वगैरह कैसे कीजिएगा? देखिए बताते हैं, देखिए ऐसे याद रखिएगा। इधर देखिए बाबू, आप इसीलिए क्लास आए हैं, ये तो सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आप क्लास क्यों आए हैं उस सुनिए, क्लास क्यों आप आए हैं, ज्वाइन क्यों किए हैं क्लास। देखिए कंडीशन फॉर एक रूट कॉमन के लिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा, AC स्क्वायर बराबर ABBC, AC स्क्वायर बराबर ABBC, ऐसे करके AC स्क्वायर बराबर ABBC, बस इतने हम भी याद रखे हुए। बोली तब इससे आ जाएगा। देखिए AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर तो A आगे लिखिए और C में 1 लगा दीजिए, AC1 माइनस, इस गाड़ी को पलटी करके लिखिए। इस गाड़ी को पलटी का मतलब क्या हुआ कि हाँ, कि यहाँ C में 1 लगल है, A डायरेक्ट लिखल है, तभी पलटिएगा तो A1 और C का होल स्क्वायर और यहाँ भी जो आगे लिखल है आगे डायरेक्ट लिखिए AB1 माइनस गाड़ी पलट के BA1 अब इतना गुना BC का मतलब BC1 और माइनस गाड़ी को पलट के B1C, यही है। देखिए A1C, बोली सर नहीं सर, यहाँ पर आपको A1C और यहाँ AC1 आ गया सर, उससे कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, ये नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस 5 का स्क्वायर लिखे ना, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखिए, होल स्क्वायर में दोनों चीज़ बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ AB1 माइनस B1 है, तो बोलिए सर यहाँ AB1 माइनस B1 है और यहाँ BC1 माइनस C1 भी है, और ये होल स्क्वायर में तो आगे पीछे का कोई दिक्कत है नहीं। तो कैसे याद रखिएगा, AC स्क्वायर बराबर ABBC, AC स्क्वायर बराबर ABBC। अभी तुरंत इस पर क्वेश्चन बता रहे, घबराना तो दम नहीं है। ठीक है, हम भी ऐसा ही याद रखो। देखिए अरे कंडीशन फॉर एक कॉमन रूट कह रहा है, डायरेक्ट लगाओ AC स्क्वायर बराबर ABBC। अब AC स्क्वायर से कैसे लिखाएगा फिर से लिख के बता देते, एक बार नहीं समझ में आया होगा। देखिए AC स्क्वायर बराबर ABBC खाली याद रखिएगा, इतना तो याद रख सकते हैं बाबू। अब कुछ नहीं याद रखिएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा बाबू। AC स्क्वायर बराबर आप याद रखिएगा ABBC, कैसे लिखाएगा देखिए, A आगे है तो आगे A डायरेक्ट लिखिए, A फिर C में 1 लगा दीजिए, माइनस इस गाड़ी को पलट दीजिए, A1C का होल स्क्वायर बराबर AB, A डायरेक्ट आगे B1 गाड़ी को पलटी, A1B ये गाड़ी का पलटी बाबू, A1B और फिर BC1 माइनस गाड़ी का पलटी B1C। बोली सर तो A B1 ये सब कोची है, C1 ये सब कोची है। देखिए क्या है, पहला इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है A,
एक्स का कोफिशिएंट है बी पहला इक्वेशन में, और पहला इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म में सी, और दूसरा इक्वेशन एक और जो इक्वेशन दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणज a1 है और एक्स का गुणज कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। ए बी सी क्या है जो समझ रहे हैं ना, पहला इक्वेशन में कोफिशिएंट है और a1 b1 c1 दूसरा इक्वेशन में कोफिशिएंट है। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट गुनगुनाइए, बोलिए कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट ए सी, उतना कुछ नहीं, वो सब कुछ लिखा जाएगा डायरेक्ट, आप लिखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी, बस बस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी कैसे आएगा समझ रहे हैं ना, खाली आप याद रखिएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी। ठीक है, बस हम भी इतने याद है, हमको इससे कुछ याद नहीं है, सही बोल रहे हैं जब हमको। ठीक है, हमें याद रखो ए सी स्क्वायर ए बी बी सी, बाकी लिख देते हैं तुरंत। एक क्वेश्चन नमूना पेश करके बता रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। वन कॉमन रूट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा टू कॉमन रूट का थ्योरी आसान है इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे बहुत समझ बाबू, खाली कंसंट्रेशन से चलिए, ठीक है बाबू, गोल सेट करके, और एक दो महीना में हड़बड़ाइएगा कि आए हैं, ठीक है, 2 महीना में खाद फेंक देंगे तो नहीं होगा बाबू, ठीक ना। सिलेबस इस लंबा है, पेशेंस रख के पढ़ा जाता है, कभी संडे को बुलाया जाता है, कभी जनवरी से डबल बुलाया जाता है, ठीक ना, 10 दिन 15 दिन के लिए, तब जाके सिलेबस लंबा कंप्लीट होता है। 9-10 वाला नहीं कि 10-15 को चैप्टर है हो गया, एक एक एक्सरसाइज में 10-10 को क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन देखिए बाबू, 26 नीचे वाला 26, कल आइएगा तो इसका नोट्स दे देंगे, आज कंप्लीट कर लेते हैं। कल परमुटेशन का नोट्स देख करके आइएगा, ठीक वीडियो, ठीक ना, और सब बच्चा कमेंट भी करेगा, दोनों वीडियो देख लेगा। कल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम को हम पार्क में जाके बनाए थे, बोले थे उसके बारे में, ठीक है, वो भी कल हम डालेंगे, अभी नहीं डाले हैं, मॉर्निंग में। चलिए ना, तो सब देखिए थोड़ा सा कि सर बाहर जाके कैसे बताते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन को। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी, बस एक रूट कॉमन होने का कंडीशन है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी।
AC स्क्वायर बराबर ABBC। आगे जो लिखे है ना AC, तो A में A को डायरेक्ट लिख दीजिएगा, C में 1 लगा दीजिएगा, आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कॉमन रूट का कंडीशन बहुत आसान है, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, तुरंत वो बता दे रहे हैं। देखो वो क्वेश्चन लाइए, देखिए आज जो नहीं आया उसको लॉस ज़्यादा हो गया है। सिलेबस तो रोक के रखेंगे नहीं बाबू, ठीक ना। जो अभी नहीं आ रहा वही ज़्यादा चिल्लाता है अंतिम में, जो अभी नहीं आ रहा है वही ज़्यादा चिल्लाता है सिलेबस को लेकर के, उसी को ज़्यादा चिंता होता है। ठीक है, इसका आंसर शायद बाबू 0 और -4 है। हाँ, जो अभी नहीं आ रहा है वही ज़्यादा चिल्लाता है। अभी चुनाव चल रहा था ना, तो उसमें जो बाहर जो मजदूरी उजूरी करता है ना, वही ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व था, और जैसे ही ख़त्म हुआ वही ज़्यादा सक्रिय था, चुनाव पर चर्चा कर रहा था। बाकी जो यहाँ पर जो प्रॉपर सेट आदमी था, जॉब में सेट हो, बिजनेस में सेट हो, वो ज़्यादा चिल्ला उला नहीं रहा था। ठीक है, हाँ, और हाँ, जिसको ज़्यादा दिक्कत था वही ज़्यादा चिल्ला रहा था, वही ज़्यादा चर्चा कर रहा था, ये बनना चाहिए, तू होना चाहिए, इसको आना चाहिए, उसको जाना चाहिए। और जैसे ही ख़त्म हुआ, बोरिया बिस्तरिया सैयार करके ले करके मुंबई दिल्ली भागा है। अभी पिछला 4 से 5 दिन में 80 लाख आदमी बिहार से क्या हो गया है, पलायन कर चुका है, बाहर जा चुका है। सर ना, उसी को दिक्कत था वही ज़्यादा यहाँ बोल रहा था। ठीक है, और जिसको यहाँ दिक्कत नहीं था वो नहीं बोल रहा था। ठीक है, सवेरे बाबू, तो बाहर का भी आदमी सोचता होगा कि बिहारी कितना मने होता है ना, मने मंदबुद्धि है, ठीक ना, बुड़बक जिसको बोलते हैं, पागल, कि मैंने 10,000 रुपये में अपना पूरा क्या करता, ईमान बेच दिया। ठीक है, तो अब कोई सरकार जो आवेगा, अभी समझिए कि एक बार मैंने फंडा मैंने पॉलिसी निकल गया। ठीक है, कोई भी आएगा, कोई विकास उकास से कोई मतलब नहीं, चुनाव जीतने का फंडा समझ में आ गया ना, कि अंतिम में 5, 4, 4.5 साल राज करो, अंतिम महीना में 2 महीना लास्ट में 10-10 हज़ार 12,000 रुपये फेंक दो, सब वोट ले लो, तब विकास तो होगा नहीं, विकास होगा नहीं। अब तो उसको लालच समझ में आ गया ना, फंडन समझ में आ गया, ठीक ना, कि अंतिम में होता है कर दो, अपना हो गया। ठीक है, बाहर का आदमी सोचता कितना बुढ़वा कि मैं 10-10 हज़ार में पूरा, मैंने सोचिए सब विकास, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार सब हवा में चला गया। ठीक है, सब खत्म, 10,000 रुपये में अपना पूरा वोट बेच दिया। वो खस्सी भी बिकता है गांव में ना, तो उसका कीमत जो होता है 15,000 20,000 तक रहता है खस्सी, बकरी का नहीं रहता खस्सी, ठीक है, वो मतलब उससे भी कम दाम में अपना लगा के पूरा वोट बेच दे के और निकल दिया मुंबई दिल्ली। क्या उसको विकास होगा, क्या रोजगार होगा, क्या शिक्षा मिलेगा? ठीक है, क्या शिक्षा मिलेगा बताइए? अब 4.5 साल कुछ करेगा, इतना पैसा दिया, अब आराम से असूलेगा, अंतिम में फिर आवेगा 2 महीना 1 महीना, फिर पैसा फेंक देगा, टुकड़ा रोटी का टुकड़ा कुत्ता के फेंका जाता है ना, उसी कुत्ता को रोटी, कुत्ता समझ के रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, और सब यहाँ ट्रैप जाल में फंस गया। इतना सोचिए, इतना बिहारी पागल होता है, बुड़बक है नहीं। देखिए ना, अभी 1 महीना बाद महंगाई कहाँ जाएगा, वो देख लीजिएगा, महंगाई कहाँ बढ़ेगा, कौन कौन सा चीज़ बढ़ेगा। आप खाली यहीं रहते हैं ना, सामान वामान खरीदवे करते होंगे, देखिएगा अभी कैसे खरीद रहे हैं, और 1 महीना बाद क्या रेट से खरीदिएगा। ठीक है, तो उसका जिम्मेदार फिर जब खरीदेगा, जब भार पड़ेगा, तब फिर सरकार को कोसेगा। और जब चुनने का बारी आ रहा था, तो 10,000 रुपये में लोग भाग गया। 10,000 रुपये में आज के डेट में कुछ होगा बताइए तो बाबू? आपको एक बच्चा गया में रहने का खर्च 1 महीने का 5,000 होगा, मान 10,000 में 2 ही महीने रह सकते हैं। ठीक है, 10,000 तो आज के डेट में कुछ नहीं होगा, किसी का जीवन तो नहीं चलेगा सर ना, लेकिन 10,000 रुपये लेके हंसी खुशी से पागल की तरह दे दिया। अब उसी को दिक्कत होगा, वही चिल्लाएगा, अब 4 साल तक 5 साल तक चिल्लाएगा, बाप 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 करेगा। ठीक है, सब वैकेंसी ख़त्म, जितना रोजगार अभी चाह रहा था ना, सब वैकेंसी गोल 5 साल के लिए। पढ़ने वाला को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, जो पढ़ रहा है, सरकार अब रोजगार वैकेंसी नहीं निकाली तो कुछ ही करेगा आदमी बताइए। ठीक है ना, ये तो IIT सब है, केंद्र सरकार का चीज़ है, नीट सब, कि उसमें टाइमली एकदम साल एडमिशन हो जाता है, कॉलेज उलेज सब, बिहार सरकार से कोई मतलब नहीं है। आपको जो हम तैयारी करवा उसको बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उसका एकदम टाइमली फॉर्म भर निकलता है, एडमिशन होता है, आप बाहर जाइए पढ़िए, अपना जॉब कीजिए, कंपनी उससे मतलब नहीं है। लेकिन बिहार वाला सिस्टम में अगर इन्वॉल्व हो गए तो आपको कचुम्बर निकल जाएगा, कचुम्बर। सारा जितना भी है
विभाग सब में घूस चलता है, ठीक है, सब में सेटिंग चलता है। जितना भी एग्जाम हो रहा है बिहार का सब में सेटिंग। नीट का एग्जाम में तो सेटिंग होते देर ही नहीं लगा, नहीं पिछला साल लॉक वोट हुआ था कि नहीं, तो सोचिए उतना बड़ा है बाबू। हाँ, उस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए सब यहाँ जिम्मेदार जानता है बाबू, ठीक ना। देखिए ऐसा है बाबू, वन रूट ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 2 के बराबर 0, और साथ ही साथ बाबू 2x का स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 5 के बराबर 0, इतना इज कॉमन। देन के का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में क्या कह रहा है कि एक जो रूट है वो क्या है बाबू, एक रूट जो क्या है बाबू कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो के का वैल्यू यहाँ जो के है ना बाबू, के इसमें उसमें वही के का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर 0 और -4 दो गो आएगा, मैंने दो गो वैल्यू ऐसा होगा जिसके लिए एक रूट कॉमन हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। देखिए बाबू क्या करेंगे, देखिए फॉर वन कॉमन रूट, एक रूट कॉमन के लिए AC स्क्वायर बराबर ABBC, तो AC स्क्वायर लिख दीजिएगा, AC1 माइनस इसका गाड़ी पलटी A1C का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर ABBC, AB1 माइनस गाड़ी पलटी A1B BC C1 माइनस CB1। दिक्कत देखिए कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है, कोई दिक्कत हुआ क्या बाबू, नहीं। आप थोड़ा सा ए गुनगुनाइएगा, ए क्या था, अभी ऊपर वाला जो इक्वेशन बताए, पहला इक्वेशन में x स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट ABC था, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन ये है, तो यहाँ ए के जगह पर कुछ नहीं तो कितना है 1, इतना तो समझ में कीजिएगा। C1 दूसरा इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म था, 5k है C1 बाबू, हाँ इतना 5k माइनस A1 दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 और C 2k, समझ पा रहे हैं कि नहीं जो बैठा रहे हैं। फिर a यहाँ फिर 1 और B1 यहाँ दूसरा इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म 3 माइनस A1 2 A1B भी आपका 2 है बाबू, और B C1 तो B के जगह पर 2 और C1 यहाँ है 5k और माइनस C यहाँ है बाबू 2k और B1 यहाँ कितना है, B1 आपका 3। देखिए कितना आराम से लिखा गया, कोई दिक्कत थोड़ी हुआ नहीं। और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ 5k में से 4k जाएगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, हाँ। और ये कितना होगा बाबू, 3 में से 4 जाएगा -1 और 5 दूना 10k में से 6k गया, 10k में से 6k जाएगा तो 4k बचेगा, 4k। तो यहाँ से k का स्क्वायर काट नहीं सकते, काटने से रूट का लॉस होता है, जनरल सोर्स में पढ़ाए थे। ये के काट नहीं सकते, इधर लाइएगा तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 4k हो जाएगा, और k कॉमन निकल जाएगा तो k + 4 बराबर 0। तो दो टर्म का गुना 0 है तो बारी बारी 0 करेंगे, तो पहला को 0 करें तो k बराबर 0 निकलेगा, और दूसरा को 0 करेंगे तो k + 4 बराबर 0 करें तो k बराबर -4 आएगा। दोनों यही आंसर है। कैसे बैठा है समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट देखिए, बस 1 मिनट तब लिखिएगा। कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट, कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट माने दोनों का दोनों रूट क्या हो जाए, दोनों का दोनों रूट कॉमन हो जाए। बोली सर तो दोनों रूट कॉमन कब होगा, जब दोनों इक्वेशन एक जैसा होगा तब ना। इक्वेशन अलग अलग रहा तो दोनों रूट कॉमन कैसे हो जाएगा, तो इक्वेशन एक जैसा तब होगा, इसका कंडीशन है बाबू इफ पहला इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और दूसरा इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 का रेशियो, पहला इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म b और x का टर्म और दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b1, और यहाँ पहला इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म और दूसरा इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, तीनों का तीनों रेशियो अगर ये बराबर हो जाए प्रोपोर्शनल, तो हम समझ जाएंगे कि जो दोनों का दोनों रूट जो उस इक्वेशन में आवेगा वो दोनों का दोनों कॉमन हो जाएगा। ये कंडीशन है दोनों कॉमन रूट होने का, ठीक है बाबू, ये याद रखिएगा थोड़ा, रिमेंबर। दोनों कॉमन रूट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखना तो जरूरी है बाबू, ठीक है।